हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम अभी तक कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन पर बेस्ड क्वेश्चंस कर चुके हैं और होपफुली आप सब लोग इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आपके वेक्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप इस तरह के क्वेश्चन जितने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर और एक और छोटा सा हेडिंग मगर बड़ा ही कंसेप्चुअल हेडिंग जो बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत भी देता है, उस हेडिंग को मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसको आपको बस ध्यान से सुनना और समझना है। थोड़ा सा इसमें एक आगे के टॉपिक का कनेक्शन भी है, वो भी आपको बताएंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान देना है। नेक्स्ट हेडिंग का नाम है इक्विलिब्रियम एंड एसएचएम प्रॉब्लम। हम यहाँ इक्विलिब्रियम और एसएचएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बच्चों, इक्विलिब्रियम वर्ड आपने पहले भी पढ़ा होगा, कई जगह एनएलएम वगैरह में आपने यूज किया होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब है किसी भी बॉडी के इक्विलिब्रियम की बात करी जाए, चार्ज पार्टिकल के इक्विलिब्रियम की बात करी जाए तो उस पर नेट फोर्स जीरो होना। अगर फोर्स जीरो है उस पर तो हम उसको इक्विलिब्रियम में कह सकते हैं। तो अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। दरअसल क्वेश्चंस जो आपको दिए जाएंगे दो प्रोफाइल के क्वेश्चन होंगे। आपको उसको पढ़कर आइडेंटिफाई करना है कि किसके इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। दो इक्विलिब्रियम होंगे, पहला होगा इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज और दूसरा होता है इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। बच्चों, जब आपसे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज की बात करी जाती है तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि नेट फोर्स ऑन ओनली एंड ओनली दैट चार्ज मस्ट बी जीरो। जिस चार्ज के इक्विलिब्रियम के लिए क्वेश्चन बात कर रहा है बस उस पर नेट फोर्स जीरो होने से मतलब है, बाकी के चार्जेस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम बाकी चार्जेस के बारे में बात ही नहीं करेंगे। जिस चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात हो रही है बस उस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। लेकिन जब क्वेश्चन आपसे कहे इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम के लिए बात करिए तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जब सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात होती है तो नेट फोर्स ऑन ईच एंड एवरी चार्ज ऑफ दैट सिस्टम मस्ट बी जीरो। हमें वहां पर क्वेश्चन जब आप देखेंगे तब आप ऐसा देखेंगे पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड, पर्टिकुलर नेचर के चार्जेस पर्टिकुलर पोजीशन पे रखे जाने पर ऐसी कंडीशंस बनती है कि सिस्टम में मौजूद ईच एंड एवरी चार्ज पर नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो शॉर्ट में मैं समराइज कर देता हूँ, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज की बात हो तो केवल उस चार्ज पर नेट फोर्स जीरो करना है। इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम की बात हो तो नेट फोर्स ऑन ईच एंड एवरी चार्ज ऑफ सिस्टम हमें यहाँ पर जीरो करना है। अब बच्चों, एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दें। एक्चुअली ये पॉइंट आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज होता है, मगर अभी हम उसको कर लेंगे तो हमारी मेहनत बच जाएगी। वहां पर भी सेम चीज करनी है, उसको हम यहीं पर यूज कर लेते हैं। मैंने एक डेफिनेशन टर्म यहाँ लिखा है न्यूट्रल पॉइंट। बच्चों, न्यूट्रल पॉइंट किसको कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाती है। मैंने आपको कल भी बताया था, जिस तरह से किसी मासिव बॉडी के आसपास उसका ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ऐसी तरह से किसी चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मगर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर दो अलग अलग चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड या कई चार्जेस के फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? जीरो। तो ऐसे पॉइंट को हम नाम देते हैं न्यूट्रल पॉइंट। अच्छा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र आ गया तो मैं थोड़ा सा आपको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता हूँ। बच्चों, जैसे ये एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आपको दिख रहा होगा कैपिटल प्लस क्यू, तो अगर इससे आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पी पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करी जाए तो आपको बस अभी इतना सा ध्यान रखना है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस चार्ज को पॉइंट पी से मिलाने वाली लाइन पर पॉइंट पी पर जाकर चार्ज से दूर की ओर, इसको आप रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन कहेंगे आगे चल के। तो इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम चार्ज। ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, डिराइव आगे करेंगे, अभी के लिए आप इसको बस थोड़ा सा याद रख लें। सिमिलरली अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो वही उससे आर डिस्टेंस पर अगर आप कोई पॉइंट पी लेते तो मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वही के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा, पर डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? टुवर्ड्स द चार्ज। सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, पॉजिटिव चार्ज से आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे फ्रॉम चार्ज, मैग्नीट्यूड में होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। नेगेटिव चार्ज से आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मैग्नीट्यूड में के क्यू बाय आर स्क्वायर, पर डायरेक्शन हो जाती है टुवर्ड्स द चार्ज। बड़ी सिंपल सी बात याद रखनी है, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड चार्ज से दूर की ओर, नेगेटिव चार्ज का फील्ड होता है चार्ज की ओर। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज, नेगेटिव चार्ज का फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज। अब बच्चों, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आपसे इसलिए कर रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं कूलम फोर्स का रूट कॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ समझिए, एक फॉर्मूला आगे के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं आपको बताता हूँ। आगे आपको बताएंगे कि जो फोर्स होती है कूलम फोर्स दैट इज इक्वल टू क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी।
किसी पॉइंट पी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ईपी बोल दूं और वहां किसी चार्ज क्यू को रखूं, तो जो फोर्स लगता है दैट इज इक्वल टू क्यूई। ये फॉर्मूला है, आगे हम बहुत डिटेल में इसके बारे में जानेंगे, पर अभी सुनिएगा आप। मान लीजिए इस पॉइंट पी पे लाके मैंने एक पॉइंट चार्ज स्मॉल वाला प्लस क्यू रख दिया है। इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई करूं तो क्यू की जगह क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब आप मल्टीप्लाई करके देखिए कि क्या फोर्स का एक्सप्रेशन वही के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर बन रहा है, बिल्कुल वही बन रहा है। अगर आप कूलम फोर्स डायरेक्ट लगाते तो भी शायद आपका फोर्स का फॉर्मूला यही निकल के आता, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर के बराबर। यानी हमें एक बात समझ में आ गई है कि कूलम फोर्स का रूट कॉज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसी की वजह से ये फोर्स एक्सर्ट होती है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर इस जगह पर इस चार्ज को लाके रखेंगे तो मैग्नीट्यूड में तो आपका फोर्स सेम रहेगा, के क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर। पर आगे आपको बताएंगे कि पॉजिटिव चार्ज को जब आप किसी पॉइंट पर रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स इधर लगेगा और यहाँ रखेंगे तो फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स इधर लगेगा। आप देख पा रहे होंगे माइनस कैपिटल क्यू और प्लस का स्मॉल क्यू रखेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा टुवर्ड्स ईच अदर। अभी रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, ये भी मैंने दिखा दिया है। आप अभी फोर्स के चक्कर में ना पड़े, अभी थोड़ा सा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना है बच्चों। अगला टॉपिक हमारा आगे डिस्कशन में यही रहेगा। तो बस यहाँ से दो बातें हमने सीख ली है। एक तो पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का फील्ड होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर अवे फ्रॉम चार्ज। नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर एंड टुवर्ड्स द चार्ज। अब आगे की बात यह है कि अगर किसी पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए तो वहां पर लाकर मैं किसी भी चार्ज क्यू को रख दूं। अगर किसी पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई जीरो हो जाए, वहां लाकर आप किसी भी चार्ज क्यू को रखिए, तो क्या उस पर ऑटोमेटिकली नेट फोर्स जीरो हो जाएगी? जवाब है हाँ। और अगर किसी चार्ज पर नेट फोर्स जीरो हो गई है, इसका मतलब वो चार्ज खुद इक्विलिब्रियम में आ चुका है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपको किसी चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है, किसी चार्ज का इक्विलिब्रियम चाहिए, तो उसको ले जाकर उस सिस्टम के न्यूट्रल पॉइंट पर रख दीजिए। अगर आपने उस पॉइंट चार्ज को सिस्टम के न्यूट्रल पॉइंट पर रखा है तो सिस्टम के न्यूट्रल पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। और अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वहां किसी भी मैग्नीट्यूड का, किसी भी नेचर का चार्ज लाकर रख दीजिए, उस पर नेट फोर्स अपने आप क्या हो जाएगा? जीरो। तो इस तरह से वो चार्ज खुद जो है इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो बच्चों अब हमारा टारगेट क्या होगा? न्यूट्रल पॉइंट को लोकेट करना। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए हम इसको मिलाकर यहाँ कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अभी सिर्फ हम इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज का डिस्कशन कर रहे हैं स्टार्टिंग में, अभी सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात मैंने नहीं छेड़ी है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, दो पॉइंट चार्जेस यहाँ दिख रहे हैं आपको 4e और 9e, इनके बीच का सेपरेशन 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सच दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। बच्चों अब एक बात बताओ, अगर आप लैंग्वेज को पूरा एक साथ पढ़ोगे तो मैं आपसे किसके इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ? थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ या सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ? तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपसे उस थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ। और बच्चों थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात अगर चल रही है तो अब आपको उस थर्ड चार्ज को लाकर कहाँ रखना चाहिए? इस सिस्टम के न्यूट्रल पॉइंट पे। अगर आप इस सिस्टम के न्यूट्रल पॉइंट पे थर्ड चार्ज को लाकर रखेंगे तो न्यूट्रल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और इसीलिए वहां पर रखे हुए चार्ज पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो ये थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब मेन जो आपको गोल्डन पॉइंट दिमाग में फिट बिठाना है वो इधर सुन लीजिए बच्चों। इन केस ऑफ लाइक चार्जेस न्यूट्रल पॉइंट लाइज बिटवीन द चार्जेस। जब भी लाइक चार्जेस का सेट होगा आपका, दो चार्जेस के लिए अगर बात करें हम, लाइक चार्जेस का अगर सेट होगा तो जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो उन दोनों चार्जेस के बीच में लाई करेगा। और आप आगे देख पाएंगे कि ऐसे केसेस में दैट न्यूट्रल पॉइंट इज ऑलवेज नियरर टू द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा होता है उसके ज्यादा नजदीक होता है ये न्यूट्रल पॉइंट। पहली बात तो आप ये ऑब्जेक्ट कर सकते हैं ऐसा क्यों होगा, तो वो चीज मैंने यहाँ समझाई है। बच्चों बहुत ध्यान देना है, 5 मिनट के लिए आप इधर ध्यान से इसको सुने, डायरेक्शन हमें क्लियर करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसलिए हमें ध्यान देने की जरूरत है। दोनों चार्जेस मैंने दिखा दिए बच्चों, प्लस 4e प्लस के 9e। इस चार्ज को 1 नंबर नाम दे दिया है, इसको 2 नंबर। मैंने इस लाइन पर 3 पॉइंट मार्क किए हैं, एक ए पॉइंट इधर की ओर, एक सी पॉइंट दूसरे चार्ज के उधर की ओर और एक बी पॉइंट दोनों चार्जेस के बीच में। अब आप इन सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाइए। बच्चों सबसे पहली बात करता हूं मैं इस वाले ए पॉइंट पर। 1 नंबर का पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम चार्ज। आप देख पा रहे होंगे 1 नंबर वाले चार्ज के कारण ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम चार्ज, जिसको मैंने E1 से दिखा दिया है।
सिमिलरली +9e का जो चार्ज है बच्चों, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन होगा अवे फ्रॉम चार्ज। तो यहाँ पे मैंने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 से दिखा दिया है। E1 is the electric field due to first charge 4e charge, E2 is the electric field due to second charge यानी 9e charge। दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम चार्ज। ए पॉइंट पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों E1 E2 सेम डायरेक्शन में है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो मैग्नीट्यूड एड अप होंगे तो ये कैसे भी जीरो नहीं हो पाएंगे। अच्छा बच्चों अब इसी तरह से इधर ध्यान दीजिएगा, सी पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो पहले 2 नंबर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, तो 2 नंबर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम चार्ज, ऐसे उधर की तरफ E2। ऐसे ही सी वाले पॉइंट पर 1 नंबर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के कारण सी वाले पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम चार्ज। E1 को मैंने ऐसे अवे फ्रॉम चार्ज दिखा दिया, आपको दिख रहा है वहां पर भी दोनों मैग्नीट्यूड में ऐड होंगे, इसीलिए दोनों कैंसिल होकर जीरो नहीं हो पाएंगे। यानी एक बात तो समझ में आ गई, कुछ भी हो जाए आउटसाइड पॉइंट ए और सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो नहीं हो पाएगा। अब दोनों चार्जेस के बीच में किसी पॉइंट बी की बात करते हैं बच्चों। इस बी पॉइंट पर इस 1 नंबर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम चार्ज E1 इधर की तरफ, देख पा रहे होंगे आप 1 नंबर के कारण अवे फ्रॉम चार्ज E1 इधर की तरफ। अब आप इसी बी पॉइंट पर अगर इस 2 नंबर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज E2 होगा इधर की तरफ। बच्चों अब E1 E2 क्योंकि दोनों डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट आ गए हैं तो देयर आर चांसेस कि अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे को बैलेंस कर दे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर जीरो हो जाए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे जीरो होगा अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाएंगे, यहाँ नेट फील्ड जीरो हो जाएगा, इसीलिए मैंने क्रॉस से इसको दिखा दिया है। क्रॉस का मतलब ये एक न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और इस पॉइंट पे लाके आपकी मर्जी पड़े जिस मैग्नीट्यूड का चार्ज रखिए, मर्जी पड़े जिस नेचर का चार्ज यहाँ लाके रखिए, उस पर 100% नेट फोर्स ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा और इसीलिए वो चार्ज खुद इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। अब बच्चों मैं इसको ओरिजिनल क्वेश्चन में ले आता हूँ फिर से। हमें पता चल गया न्यूट्रल पॉइंट विल लाई बिटवीन द चार्जेस। मैंने बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट मान लिया है P। 4e और 9e के चार्ज एज इट इज है, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। बच्चों मैंने इस पॉइंट P की 1 नंबर चार्ज से दूरी x मान ली है, तो अपने आप 2 नंबर चार्ज से दूरी क्या हो गई है 20 - x, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी क्या थी 20 सेंटीमीटर, तो 2 नंबर चार्ज से दूरी हो गई है 20 - x। आगे की बात बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो एट पॉइंट P इफ E1 बराबर क्या हो जाए E2। डायरेक्शन से ऑपोजिट है ही सही, मैग्नीट्यूड में दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर जीरो हो जाएगा। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। बच्चों इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है KQ/R², तो K की जगह K, चार्ज की जगह 4e, डिस्टेंस का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। बच्चों आपको मीटर सेंटीमीटर की टेंशन नहीं लेनी है, आप कन्वर्ट भी करेंगे तो वो टर्म यहाँ कट जाएंगे, इसलिए मैंने अभी नहीं लिखा है, आप कन्वर्ट करते हुए भी लिखें वो कैंसिल हो जाते हैं टर्म। अच्छा E2 की बात करें, E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 9e चार्ज। फॉर्मूला लगा देते हैं KQ/R², तो K 9e अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 20 - x का होल स्क्वायर। बच्चों K और E दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 4/9 बराबर हो जाएगा आपका x² अपॉन 20 - x का होल स्क्वायर। बच्चों दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो यहाँ से आपका नेक्स्ट स्टेप बनेगा 2/3 बराबर x अपॉन 20 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई करें बच्चों, इसको सॉल्व करके देखिए, यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल रही है 8 सेंटीमीटर। यानी आपने ये बता दिया है कि इस सिस्टम ऑफ चार्ज के अंदर अगर आप 1 नंबर चार्ज 4e से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बिटवीन द चार्जेस किसी पॉइंट P पर जाकर किसी थर्ड चार्ज को अगर रखते हैं तो वो थर्ड चार्ज खुद इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर जीरो है। अच्छा बच्चों इधर देखिए, 1 नंबर चार्ज से दूरी कितनी आई 8 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे पूछूं 2 नंबर चार्ज से दूरी क्या होगी, तो 20 - 8 अगर आप करेंगे तो दूसरे चार्ज से दूरी कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अपने आप प्रूव हो गया है कि द न्यूट्रल पॉइंट इज नियरर टू द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड। जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके ज्यादा नजदीक होता है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उससे थोड़ा दूर होता है। और आगे आप ये देख पाएंगे अगर दोनों चार्ज बिल्कुल बराबर मैग्नीट्यूड के होंगे, जैसे ये 4e और इधर भी 4e होता, तो न्यूट्रल पॉइंट दोनों के ठीक मिड पॉइंट पर लाई करेगा। तो थोड़ा सा बच्चों न्यूट्रल पॉइंट को हमें अभी से रियलाइज करना, आगे इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सिंपल सी बात बस दिमाग में रखनी है, 2 बातें यहाँ इसमें आपने क्या सीखा है, एक तो आपको पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर होना चाहिए। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का फील्ड ये रहा आपके सामने फिर से डायग्राम, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R², डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम चार्ज। नेगेटिव पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R², डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द चार्ज।
न्यूट्रल पॉइंट का कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने आपको, वो पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। ऐसे किसी पॉइंट पर आप किसी भी चार्ज को रखते हैं तो खुद उस चार्ज पर नेट फोर्स जीरो होती है। अगर चार्ज पर नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब वो चार्ज खुद यहाँ इक्विलिब्रियम में रहेगा। पहला पॉइंट हमने यहाँ से उठा लिया है, इन केस ऑफ लाइक चार्जेस न्यूट्रल पॉइंट लाइज बिटवीन द चार्जेस। अब हम इसके सेकंड केस की बात करेंगे कि अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लाई करेगा और उसका कैलकुलेशन किस तरह से किया जाएगा। हाँ तो बच्चों, अभी अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया जिसके अंदर आपको दो लाइक चार्जेस दिए हुए थे 4e और 9e। सेपरेशन 20 सेंटीमीटर था और आपसे मैंने पूछा था कि बताइए इसका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, या लैंग्वेज जैसे भी दे दी जाए कि वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस सच दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। बच्चों वहां मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि इन केस ऑफ लाइक चार्जेस न्यूट्रल पॉइंट लाइज बिटवीन द चार्जेस। अब बात होती है कि अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो क्या होगा, तो उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल फिर से ले लिया बच्चों। इस बार चार्जेस वही है 4e, मगर नेचर ऑपोजिट कर दिया है, 4e एंड -9e इस तरह से। सेपरेशन इनके बीच का 20 सेंटीमीटर है। लैंग्वेज भी बदल दी है। क्वेश्चन आपसे हो सकता है ये भी पूछा है कि वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस सच दैट इट रिमेन इन इक्विलिब्रियम, या लैंग्वेज ऐसी भी मिल सकती है कि वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस सच दैट नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो। तीसरा चार्ज कहाँ रखें कि खुद उस तीसरे चार्ज पर नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो। बात वही है बच्चों, आपको तीसरे चार्ज को कहाँ रखना है, न्यूट्रल पॉइंट पे। न्यूट्रल पॉइंट पे किसी भी चार्ज को रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स क्या होगी, जीरो। अब फिर से वही पॉइंट, स्पेशल पॉइंट हमें ध्यान रखना है। इन केस ऑफ अनलाइक चार्जेस न्यूट्रल पॉइंट लाइज आउटसाइड द चार्जेस एंड नियरर टू द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड। बच्चों लाइक चार्जेस के केस में न्यूट्रल पॉइंट चार्जेस के बीच में लाई करता है, नियरर टू द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड होता है। और अनलाइक चार्जेस के केस में न्यूट्रल पॉइंट दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर बाहर लाई करता है एंड इट इज नियरर टू द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड इररेस्पेक्टिव ऑफ साइन। हमें साइन नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड देख के डिसाइड करना है कि किसके नजदीक होगा। बच्चों एक बार फिर से मैं आपको पिछले वाले पार्ट से एक चीज याद दिला देता हूं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अभी हम ज्यादा उससे यूज टू नहीं है। मैंने अभी भी आपको बताया था पॉजिटिव चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे फ्रॉम चार्ज kq/r²। नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में सेम लिखेंगे आप kq/r²। मैग्नीट्यूड में आपको चार्ज को विद साइन नहीं लेना है, बट डायरेक्शन क्या दिखाते हैं हम, टुवर्ड्स द चार्ज। तो ये चीज हम यहाँ पे फिर से इस्तेमाल करेंगे। अब पहली बात, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लोकेटेड होगा, जरा उसको हम यहाँ देखते हैं। बच्चों ये देखिए, फिर से मैंने एक 4e और -9e का चार्ज दिखा दिया। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह सारी चीजें सेम है, आप उससे समझते हुए चल सकते हैं। इसको 1 नंबर और इसको 2 नंबर मैंने नाम दे दिए। 3 पॉइंट मार्क किए मैंने A, B और C। इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं। बच्चों सबसे पहले 1 नंबर चार्ज के कारण A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो इस वाले कनेक्शन से पॉजिटिव चार्ज का फील्ड होता है अवे फ्रॉम चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम चार्ज, E1 की डायरेक्शन हो जाएगी उधर की तरफ। पर इस -9e के चार्ज के कारण पॉइंट A पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बच्चों, टुवर्ड्स द चार्ज। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने E2 इधर दिखा दिया है, टुवर्ड्स द चार्ज। एक बार फिर से सुन लीजिए बच्चों, बहुत सिंपल सी चीज है। A नंबर पॉइंट पर 1 नंबर के पॉजिटिव चार्ज का फील्ड होगा अवे फ्रॉम चार्ज E1। A नंबर पॉइंट पर 2 नंबर वाले नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टुवर्ड्स द चार्ज E2। तो मैंने E1 E2 यहां दिखा दिए। अब अगर आप इस B पॉइंट पर बात करें तो 1 नंबर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज E1 होगा इधर की ओर। 2 नंबर नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज E2 होगा इधर की तरफ। तो E1 E2 इस तरह से नजर आएंगे। C पॉइंट पर मैं जाऊं तो पहले इधर सुनिए बच्चों, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टुवर्ड्स द चार्ज E2 इधर, और C नंबर पॉइंट पर 1 नंबर वाले पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम चार्ज E1 इधर की तरफ। अब बच्चों पहली बात तो मुझे क्लियरली नजर आ गया है कि B पॉइंट पर तो कैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वहां दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में ऐड हो रहे हैं। अब बचे A और C। तो आप कहेंगे सर C पे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, तो मेरा जवाब है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल A पर जीरो हो पाएगा। कारण मैं आपको बताता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन kq/r² में अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इधर चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कम है, डिस्टेंस भी कम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड न्यूमरेटर का ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर भी ज्यादा होगा, तो देयर आर चांसेस कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को बैलेंस कर ले। पर अगर आप इधर की बात करेंगे तो उस चार्ज के कारण न्यूमरेटर भी बहुत कम, डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इवन बहुत कम हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज का न्यूमरेटर भी ज्यादा, डिनोमिनेटर कम, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाएगा।
तो यहाँ E2 E1 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा। अगर आप ध्यान देंगे मैंने वेक्टर लेंथ भी ऐसी बनाई है, E2 बड़ा दिखाया है, E1 कंपैरेटिवली छोटा दिखाया है। तो यहाँ E2 और E1 दोनों मैग्नीट्यूड में बैलेंस नहीं हो पाएंगे, इसीलिए यहाँ पर हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलने के चांसेस नहीं है। वैसे भी मैं आपको सीधे थ्योरी में लिखा ही चुका हूँ ये बात कि अगर अनलाइक चार्जेस है तो न्यूट्रल पॉइंट विल लाई आउटसाइड द चार्जेस एंड इट विल बी नियरर टू द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमें मैग्नीट्यूड ही देखना है, यहाँ पर साइन के साथ नहीं देखना है कि +4 -9 कौन छोटा है। 4 और 9 से हम देखेंगे तो 4E वाले के पास में न्यूट्रल पॉइंट होगा। चलो बच्चों अब बात समझ में आ गई, न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर होगा। अब हम वापस क्वेश्चन में आ जाते हैं। मैंने मान लिया न्यूट्रल पॉइंट बाहर है, इसको P बोल दिया है। 1 नंबर चार्ज से इसकी दूरी x, तो अपने आप 2 नंबर चार्ज से दूरी क्या हो जाएगी 20 + x। 1 नंबर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा इधर की ओर, 2 नंबर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 इधर की तरफ। और आगे की बात वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 एट पॉइंट P इफ E1 E2 दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाए। E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4E चार्ज, तो मैग्नीट्यूड होगा K 4E/x²। E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 9E चार्ज। मैंने आपको बताया नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जब लिखते हैं मैग्नीट्यूड में तो आप चार्ज का साइन नहीं लेते हैं, तो K 9E/20 + x²। बच्चों K और E फिर से कैंसिल, 4/9 बराबर यहाँ से x²/20 + x²। स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों तरफ, तो 2/3 बराबर x/20 + x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ गई है 40 सेंटीमीटर। यानी इस चार्ज सिस्टम में तीसरे चार्ज को मैं कहाँ रखूं, तो जवाब है 4E चार्ज से बाहर की ओर 40 सेंटीमीटर पे, या 9E चार्ज से बाहर की ओर उधर की ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। भाई इससे दूरी अगर मान लीजिए 40 निकल के आ रही है तो अपने आप दूसरे वाले से दूरी क्या हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। तो आंसर हमारा इस तरह से निकल के आ गया बच्चों। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यही आपके 2 केसेस इसमें बन सकते हैं, लाइक चार्ज होंगे या अनलाइक चार्ज होंगे। आपको लैंग्वेज पहचाननी है, कभी पूछेगा वो पॉइंट लोकेट करिए जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, या आपसे कह सकता है वो पॉइंट लोकेट करिए जहां थर्ड चार्ज को रखें तो वो खुद इक्विलिब्रियम में रहे, या आपको लैंग्वेज दे सकता है कि उस पॉइंट को लोकेट करिए जहां पर किसी चार्ज को रखे जाने पर खुद उस चार्ज पर नेट फोर्स 0 हो जाए। तो इन तीनों बातों का मतलब एक ही है, हमें न्यूट्रल पॉइंट को लोकेट करना है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं उसी में। ये सारे क्वेश्चन जो अभी हमने 2 डिस्कस किए, दीज वर बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। अब हम आते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम की बात होती है तो नेट फोर्स ऑन ईच एंड एवरी चार्ज ऑफ सिस्टम मस्ट बी 0। इसी का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन एक सिंपल सा ले लेते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, कैपिटल +Q, जिनका सेपरेशन R है। क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर एंड व्हाट चार्ज शुड बी प्लेस्ड सच दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। कहां पर क्या चार्ज रखा जाए सच दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। बच्चों जब सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात होती है तो जिस चार्ज को आप लेकर आते हैं उसका नेचर, उसका मैग्नीट्यूड भी डिटरमाइनिंग होता है, तब कहीं जाकर सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ पाता है। आपने देखा होगा जब हम इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज की बात कर रहे थे यहाँ, तो थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, नेचर क्या है, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट पर लाके आप किसी भी चार्ज को रखो तो खुद उस चार्ज पर तो नेट फोर्स 0 होगी होगी, पर बाकी पर क्या हो रहा है उससे हमारा मतलब नहीं था। पर अब आप समझ गए होंगे, जब मैं सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात करूंगा तो मुझे हर एक चार्ज पर नेट फोर्स को 0 करके दिखाना है। तो आप सबसे पहली बात वेयर। बच्चों सबसे पहले तो एक बात यहाँ ये समझते हैं, तीसरे चार्ज की जरूरत ही क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है पहले से सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, तो जरा चेक कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे दोनों +Q चार्जेस है, दोनों पर रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी बाहर की तरफ। ये फोर्स इन दोनों चार्जेस को दूर की ओर लेकर जाएगी। ये फोर्स कब तक लगेगी, जवाब है जब तक इनके बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट ना हो जाए, क्योंकि K Q1 Q2/R² में R इंफिनिटी पे जाके फोर्स 0 होगी। वैसे भी आगे आपको पोटेंशियल एनर्जी से भी बताएंगे कि इंफिनिटी पर जब ये जाएंगे तब कहीं जाकर इनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो पाएगी। तो अभी तो पहली बात क्लियर है कि अगर मैं इन 2 चार्जेस को यहाँ पर ऐसे जैसे छोड़ दूंगा, फ्री छोड़ दूंगा, तो दोनों अपनी फोर्स के चलते भागना शुरू कर देंगे। अब अगर मेरे को ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना है कि मैं इन दोनों चार्जेस को यहाँ से छोड़ूं और ये आगे मूव ना करे, तो मुझे एक तीसरा चार्ज लाकर रखना पड़ेगा। अब मैं उस तीसरे चार्ज को कहाँ रखूं, क्या मैग्नीट्यूड, क्या नेचर का चार्ज लेकर आऊं, ये मुझे यहाँ बताना है। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, वेयर का जवाब यहाँ एक ही होता है। जिस भी चार्ज को आप लेकर आने वाले हैं उसको कहाँ रखें, तो जवाब है उसको न्यूट्रल पॉइंट पे लाके रखिए, सिस्टम के न्यूट्रल पॉइंट पे लाके रखिए, ताकि खुद जिस चार्ज को आप लेकर आ रहे हैं कम से कम उस पर तो नेट फोर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 0।
भाई सिस्टम के इक्विलिब्रियम में हमें सभी चार्जेस पे नेट फोर्स 0 चाहिए। तो जिस थर्ड चार्ज को हम लेकर आएंगे उसको हमेशा लाकर कहाँ रखेंगे बच्चों, न्यूट्रल पॉइंट पर, ताकि खुद उस चार्ज पर नेट फोर्स क्या हो जाए, 0। तो मैंने लिख दी ये बात। आंसर क्या है वेयर का, तो एट न्यूट्रल पॉइंट सो दैट नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज इटसेल्फ इज 0। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं इस सिस्टम का न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा, तो आप देख पा रहे होंगे लाइक चार्ज का सिस्टम है, न्यूट्रल पॉइंट बीच में कहीं लाई करेगा, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है। तो आप इसको पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करके देख सकते हैं। इस केस में न्यूट्रल पॉइंट दोनों चार्जेस के बीचों बीच होगा, यानी दोनों से r/2 डिस्टेंस पे एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर होगा। अब मैं आगे ये बताऊंगा कि यहाँ पर क्या चार्ज लाकर रखें कि इन दोनों चार्जेस को मिलाते हुए पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ सके। तो वो चीज अब हम यहाँ आगे डिस्कस करते हैं। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें 2 पॉइंट चार्जेस थे प्लस क्यू आर सेपरेशन पे, और आपसे पूछा गया था कि वेयर एंड व्हाट चार्ज शुड बी प्लेस सच दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। बच्चों मैंने आपको बता दिया था कि सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए जिस थर्ड चार्ज को आप लेकर आएंगे उसको न्यूट्रल पॉइंट पर रखना है। न्यूट्रल पॉइंट मैंने आपको निकाल के बता दिया है, न्यूट्रल पॉइंट विल बी मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो ये न्यूट्रल पॉइंट है पी पॉइंट, जहां पर अगर हम थर्ड चार्ज को लेकर आएंगे तो उस पर खुद पर नेट फोर्स क्या रहेगा, 0। अब सवाल उठता है कितना चार्ज लेकर आए बच्चों। सिस्टम के इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स ऑन ईच एंड एवरी चार्ज ऑफ सिस्टम मस्ट बी 0। तो ऐसे में मैं आपको यहाँ डायग्राम से समझा देता हूँ। ये पहला चार्ज है, ये सेकंड हमने मान लिया है। पहले चार्ज पे एक फोर्स उधर लग रहा है F12, सेकंड चार्ज पर एक फोर्स इधर लग रहा है F21। इसी फोर्स के कारण ये चार्जेस जो है, दो चार्ज का सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं था, ये दोनों चार्जेस दूर भागते हैं। अब मुझे समझ में आ गया बीच में P पॉइंट पर एक नेगेटिव चार्ज को लाने की जरूरत है। जब मैं P पॉइंट पर एक नेगेटिव चार्ज लाऊंगा तो ये नेगेटिव चार्ज उधर से ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा अपनी तरफ, इधर वाले चार्ज पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा ऐसे अपनी तरफ, दोनों चार्जेस को यूं खींच के रखेगा। और ऐसा खींच के रखने पर देयर आर चांसेस कि अगर ये फोर्स इसको बैलेंस कर ले, ये फोर्स इसको बैलेंस कर ले, तो ये दोनों चार्जेस जो कैपिटल प्लस क्यू चार्जेस जो हैं ये अपनी जगह से मूव नहीं कर पाए और सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। अच्छा बच्चों अब आप खुद सोचो कि जो थर्ड चार्ज यहाँ बीच में आएगा खुद उस पर भी सेम कहानी हो रही होगी। इस थर्ड चार्ज को प्लस क्यू चार्ज उधर खींच रहा होगा, इधर वाला प्लस क्यू इसको इधर खींच रहा होगा, पर ये दोनों फोर्सेस भी बैलेंस होंगी क्योंकि जो थर्ड चार्ज आप लेकर आ रहे हैं वो न्यूट्रल पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं और वहां पर इस पर नेट फोर्स 100% 0 होगी। यानी कुल मिला के तीनों चार्जेस पर फोर्स 0 हो जाएगी और सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए या तो आप इस चार्ज की फोर्स 0 कर दीजिए या इस चार्ज की। बच्चों जो पहले से एग्जिस्टिंग चार्जेस होते हैं उन पर फोर्स 0 करके सॉल्व करना है। जिसको आप लेकर आ रहे हैं उससे कुछ फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि जिसको आप ला रहे हैं उसको न्यूट्रल पॉइंट पे ला रहे हैं और उस पर तो वैसे नेट फोर्स 0 है। तो या तो आप F12 बराबर F13 कर दीजिए। F12 का मतलब है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F13 का मतलब है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। 3 मैंने बीच वाले चार्ज को बोल दिया बच्चों, नंबरिंग यहाँ नहीं डाली है, नहीं तो डायग्राम आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा। इसी तरह से यहाँ पे देख पा रहे होंगे F21 का मतलब है फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू 1 एंड F23 का मतलब है फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू 3। या तो आप F12 बराबर F13 सॉल्व कर लीजिए या F23 बराबर F21 सॉल्व कर लीजिए, दोनों से रिजल्ट सेम मिलेंगे। मैं इधर से सॉल्व कर लेता हूँ। F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 तो मैग्नीट्यूड होगा KQ²/R²। F13 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 तो मैग्नीट्यूड होगा KQ और अपॉन डिस्टेंस R/2 का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ से आप इसको सॉल्व करके देखिए, काटापीटी करके देखिए, आपका स्मॉल q बराबर आएगा Q/4, माइनस नहीं आएगा, आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा Q/4 माइनस मैंने मैन्युअली प्लेस किया है खुद से समझते हुए लॉजिक से। लॉजिक इसलिए लगाया, आपको पता है अगर हम यहाँ नेगेटिव की जगह पॉजिटिव चार्ज रखते तो ये दोनों फोर्सेस F13 उधर लगता, F23 इधर लगता और इन वाले चार्जेस पर नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता था। तो कुल मिला के अगर अब हम इस पूरे क्वेश्चन को समराइज करें, मॉरल ऑफ द स्टोरी लिखें, तो वो ये है कि अगर आप एक थर्ड चार्ज मैग्नीट्यूड में Q/4 नेचर में ओपोजिट लेकर आते हैं और उसको लाकर अगर आप इस सिस्टम के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर रखते हैं तब कहीं जाकर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ सकता है। बच्चों ध्यान से सुनिए, तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, कोई एक शर्त पूरी होने से काम नहीं चलेगा। थर्ड चार्ज को लाकर न्यूट्रल पॉइंट पे ही रखना है, जिस थर्ड चार्ज को ला रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड Q/4 ही होना चाहिए, और कोई मैग्नीट्यूड होगा तो भी काम नहीं चलेगा, उसका नेचर भी ऑपोजिट होना चाहिए। अगर आप यहाँ प्लस Q/4 का चार्ज लेकर आएंगे तो भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। तो तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, नेचर, मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन। पोजीशन मतलब न्यूट्रल पॉइंट जहां आप उसको लेकर आ रहे हैं।
तब कहीं जाकर ये सिस्टम यहाँ इक्विलिब्रियम में आ सकेगा। तो ये सिस्टम के इक्विलिब्रियम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। यहाँ आपको इनकमिंग चार्जेस को लेकर आ रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड और नेचर भी डिसाइड करना पड़ता है। चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन इस तरह का आपको देते हैं। ये 2 चार्ज के सिस्टम का क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वेयर एंड व्हाट चार्ज शुड बी प्लेस सच दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। आपको एक स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है, इसके सभी वर्टिसेस पर इक्वल चार्जेस रखे हैं मैंने प्लस क्यू। पूछ रहा है कि कहाँ पर और क्या चार्ज लेकर आए कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। बच्चों पहले तो ये समझ लीजिए ये सिस्टम इस समय इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर मैं फोर्स की बात करूं, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कूलम्स लॉ में मैंने आपको बताया था कि किसी स्क्वायर के एक वर्टेक्स पर रखे चार्ज पर फोर्स निकालिए। तो ये इस पर फोर्स इधर लगा रहा था, ये इधर, तो नेट फोर्स इधर लग रहा था। यानी ये चार्ज इधर भागेगा, ये चार्ज इधर भागेगा, ये चार्ज इधर भागेगा और ये चार्ज इधर भागेगा। हमें एक ऐसे 5वें चार्ज की जरूरत है जो इन चारों को बांध के रख सके। तो उस 5वें चार्ज को मैं कहाँ लेकर आऊं? तो बच्चों पहली बात वही है, कहां पर लेकर आए? एक ही जवाब है, एट न्यूट्रल पॉइंट ऑफ सिस्टम। इस स्क्वायर सिस्टम का न्यूट्रल पॉइंट होगा इसका ज्योमेट्रिक सेंटर यानी सेंटर ऑफ स्क्वायर। कारण आपको थोड़ा सा बता देता हूं। यहाँ आप देख पा रहे हैं एक स्क्वायर है, इसके सेंटर पे बात करें तो सेंटर की वर्टेक्स से दूरी चारों ओर के लिए बराबर है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस क्यू का इधर बनेगा उतना ही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा। जितना इस प्लस क्यू का फील्ड ई इधर बनेगा उतना ही फील्ड इधर बनेगा। इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 180 डिग्री एंगल पर है। इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेंटर ओ पर 0 होगा। सेंटर ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है यानी दिस इज अ न्यूट्रल पॉइंट। यहां लाकर आप 5वां कोई भी चार्ज रख दीजिए, उस पर नेट फोर्स आपका 0 ही रहेगा। अब क्या चार्ज लाकर रखें? तो बच्चों इधर ध्यान से देखिए। जैसे मैं इस एक वर्टेक्स के चार्ज को पकड़ लेता हूं, इस पर एक फोर्स इधर की तरफ रिपल्सिव एफ लग रहा होगा। इस वाले चार्ज के कारण एक रिपल्सिव फोर्स एफ लग रहा होगा। इस वाले चार्ज के कारण एक रिपल्सिव फोर्स इधर एफ डैश लग रहा होगा। मैं ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं आपको। इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसका अलग होगा क्योंकि इसका डिस्टेंस अलग है। अच्छा बच्चों, ये एफ और एफ 90 डिग्री एंगल पर है तो इनका रिजल्टेंट √2f हो जाएगा। तो जो टोटल फोर्स इस प्लस क्यू चार्ज पर लग रही है यहाँ, दैट इज इक्वल टू एफ डैश प्लस √2f। इधर की तरफ एफ डैश प्लस √2f की फोर्स लग रही है। अब ये भी कंफर्म हो गया है, जो चार्ज मैं यहां लेकर आऊंगा सेंटर पे, दैट शुड बी ऑफ ऑपोजिट नेचर। नेगेटिव चार्ज लाना पड़ेगा, उससे एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इस प्लस क्यू चार्ज पर अपनी तरफ। और अगर ये एफ डबल डैश फोर्स यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे होंगे कि अगर ये एफ डबल डैश वाली फोर्स इस टोटल फोर्स को अगर बैलेंस कर ले तो ये चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और जैसे ये चार्ज इक्विलिब्रियम में आएगा, ऐसे ही चारों चार्जेस जो बाकी के 3 चार्जेस है वो भी सेम कंडीशन से इक्विलिब्रियम में आएंगे। और ऐसे में सभी पांचों के पांचों चार्जेस पर, सेंटर के चार्ज और कोने के चारों चार्जेस पर मिलाकर नेट फोर्स 0 हो सकता है। तो बच्चों आप कंडीशन लगा देते हैं, सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाए, यानी इफ एफ डबल डैश इज इक्वल टू एफ डैश प्लस √2f। बच्चों एफ डबल डैश मैंने माना है इस 5वें चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे देखना, के, यहाँ लिखा हुआ है के, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। बच्चों स्क्वायर की डायगोनल होती है √2 है, सेंटर से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी a/√2 का होल स्क्वायर। एफ डैश हमने माना है इस डायगोनली ऑपोजिट चार्ज के फोर्स को, इसको। तो ये मैग्नीट्यूड में क्या होगा, KQ स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस √2a का स्क्वायर प्लस √2 टाइम एफ मैंने माना है साइड वाले चार्जेस के फोर्स को। तो एक साइड के चार्ज का फोर्स क्या लग रहा है, KQ स्क्वायर बाय a स्क्वायर। बच्चों काटा पीटी खुद करके देखिए, आपसे कॉमन वॉमन निकालिए, कैंसिलेशन करिए। आपको वैल्यू स्मॉल क्यू की निकालनी है। स्मॉल क्यू की वैल्यू के लिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल टर्न आउट टू बी q/4 1 + 2√2। अगेन माइनस नहीं आएगा, माइनस का साइन हमने लॉजिकली प्लेस किया है ये समझाने के लिए कि जो भी आप 5वां चार्ज लेकर आएंगे वो नेचर में रिमेनिंग चार्जेस से ऑपोजिट होना चाहिए। बच्चों वही कंडीशन है, यहाँ पे भी तीनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ पाएगा। जिस भी चार्ज को लेकर आ रहे हैं उसको एक तो सेंटर ऑफ स्क्वायर पे लाना है, नेचर में ऑपोजिट होना चाहिए और मैग्नीट्यूड में एग्जैक्टली q/4 1 + 2√2 होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो सिस्टम कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम के इक्विलिब्रियम के बारे में हम समझ चुके हैं बच्चों अच्छे से। और आपको एक होमवर्क के लिए ऐसे क्वेश्चन ट्राई करने के लिए मैं देता हूँ, आप खुद से, मैं क्वेश्चन ऐसे वर्बली बोल देता हूँ। जैसे हमने स्क्वायर के 4 कोनों पर चार्ज रखे हैं, ऐसे आप इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस पर इक्वल चार्ज प्लस क्यू रखिए
और इसी क्वेश्चन को करिए कि वेयर एंड व्हाट चार्ज शुड बी प्लेस्ड सच दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है, उसके तीनों वर्टिसेस पे प्लस क्यू चार्ज रखने हैं, और फिर अब आपको सोचना है कि चौथे चार्ज को कहाँ रखा जाए, कितना चार्ज रखा जाए कि आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ सके। ये क्वेश्चन पूरी तरह से आपका होमवर्क है, आप ही को खुद से करके देखना है, ट्राई करके देखना है। मॉड्यूल में आपको ये मिल जाएगा, तो आप इसको अपने हिसाब से एक बार ट्राई जरूर करें।